मोदी कैबिनेट के नए चेहरे अब साफ हो चुके हैं। 43 मंत्रियों की लिस्ट सामने आ चुकी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, अनुप्रिया पटेल और पशुपति पारस का नाम भी शामिल। उत्तराखंड से अजय भट्ट का नाम शामिल। नए मंत्रिमंडल में हिमाचल से अनुराग ठाकुर का नाम भी शामिल है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपके सामने है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, अनुप्रिया पटेल और पशुपति पारस का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। ये बड़ी खबर आपके सामने। उत्तराखंड से अजय भट्ट का नाम शामिल है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने है। 6 बजे देखिए कैबिनेट का विस्तार होगा और जो नाम रहने वाले हैं वो सामने आ चुके हैं, वो साफ हो चुके हैं। जो धुंधली तस्वीर इस समय दिखाई दे रही थी वो साफ हो चुकी है। मोदी कैबिनेट के नए चेहरे, ये बड़ी खबर इस वक्त की आपके सामने है। तो देखिए 6 बजे केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार होगा और आप ये नाम भी देख सकते हैं। खबर अभी तक के पास एक्सक्लूसिव, ये नाम आपके सामने। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में पहला कैबिनेट विस्तार, जिसकी अटकलें पिछले काफी समय से लगाई जा रही थी। देखिए मंगलवार को जिस तरह से 4 राज्यों के राज्यपाल बदले गए और 4 नए राज्यपाल बनाए गए, इससे कैबिनेट विस्तार की अटकलों को और बल मिला और नए मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के बाद अटकलें और पुख्ता हो गई थी। लेकिन इसके बाद इन अटकलों पर विराम तब लगा जब दूरदर्शन न्यूज के कैबिनेट विस्तार के समय के साथ ट्वीट किया। शाम 6 बजे मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला कैबिनेट विस्तार और अब देखिए नाम भी सामने आ चुके हैं, नाम भी साफ हो चुके हैं। तो देखिए नए नाम भी शामिल हैं इसमें। उत्तराखंड से अजय भट्ट का नाम भी शामिल है और लगातार स्क्रीन पर भी हम आपको वो नाम दिखा रहे हैं और सीधा आपको न्यूज रूम लिए चलते हैं, जहां से मेरी सहयोगी ज्योति मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। ज्योति, देखिए लगातार ये चर्चाएं भी चल रही थी और इसके बाद 6 बजे का समय भी सामने आया जब कैबिनेट विस्तार होगा, लेकिन अब नाम साफ हो चुके हैं। बिल्कुल नाम साफ हो चुके हैं दीपशिखा, और हम एक्सक्लूसिव प्रति दिखा रखे हैं उन 43 नए चेहरों की, नए मंत्रियों की, जो कि मोदी की नई टीम का हिस्सा होंगे, जो पीएम नरेंद्र मोदी की पसंद बनेंगे, जो कि नया कह सकते हैं कि जो बदलाव हुआ है, फेरबदल हुआ है या विस्तार जो होने जा रहा है, करीब करीब 2 घंटे का वक्त अभी बचा है। 2 घंटे का इंतजार करना होगा, लेकिन उससे पहले ये लिस्ट हम दिखा रखे हैं और लिस्ट के जरिए अब ये साफ हो गया कि आखिर कौन जगह बना पाएगा, आखिर किसकी छुट्टी होगी। सुबह से लगातार ये सवाल बने हुए थे और सुबह से भी आप क्या कहें, जब से विस्तार की और फेरबदल की चर्चाएं थी, खबरें थी, तब से ये था कि किसको जगह दी जाएगी, किसको प्रमोट किया जाएगा, किसका डिमोशन होगा, किसकी छुट्टी हो सकती है, किसके मंत्रालय बढ़ाए जा सकते हैं। तो अब लगभग साफ कह सकते हैं स्थिति औपचारिक तौर पर और पूरी तरह से स्पष्ट होने को लेकर 2 घंटे का इंतजार करना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि पहला मंत्रिमंडल विस्तार आज होने जा रहा है। इसमें बड़ी बात यह है दीपशिखा की कई बड़े मंत्रियों की ओर से इस्तीफा दिया गया है। कई नाम चौंकाने वाले हैं, कई नामों ने हैरान किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री की आप बात करें, रमेश पोखरियाल निशंक की ओर से इस्तीफा दे दिया गया। हालांकि स्वास्थ्य कारणों का हवाला उनकी ओर से दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री की ओर से भी इस्तीफा दे दिया गया। अब ये जो बड़े मंत्रालय की दीपशिखा, देखना ये भी होगा कि विस्तार के साथ साथ इन बड़े मंत्रालयों की जिम्मेदारी आखिर किन कंधों पर आती है। मोदी कैबिनेट में ये बड़े मंत्रालय, आप जिसमें शिक्षा मंत्रालय की बात करते हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय की बात करते हैं, ये बड़ी जिम्मेदारी किसको मिलती है, ये अपने आप में अभी इंतजार करना होगा। 11 लोगों ने, या कह लें कि 11 मंत्रियों ने कुल मिलाकर इस्तीफा दिया है, जिनमें डॉक्टर हर्षवर्धन हैं, जो कि हमने पहले भी बताया। कोविड काल में दीपशिखा आप जानते हैं और पूरा देश ही जानता है, बहुत सवाल उठे थे। स्वास्थ्य मंत्रालय को लेकर भी सवाल उठे थे, सरकार के इंतजामों को लेकर भी सवाल उठे थे, जो व्यवस्थाएं की गई थी कोरोना को लेकर उस पर भी सवाल उठे थे। लेकिन अब डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह की ओर से इस्तीफा दे देना ये साफ तौर पर संकेत करता है कि उनकी मोदी कैबिनेट से छुट्टी हो गई है या फिर नई टीम में नहीं रहेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय कौन संभालेगा, सवाल ये भी है। शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक पर थी, उत्तराखंड से वो आते हैं। बात ये भी साफ होनी थी कि आखिर अब उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कौन करेगा या फिर राज्य के कोटे से किसे जिम्मेदारी दी जाएगी, तो वो भी अजय भट्ट का नाम सामने आ रहा है। बहुत चर्चाएं थी और खबरें तक लगातार इस खबर को बता रहा था।
संतोष गंगवार की बात करें, उनकी ओर से भी इस्तीफा दे दिया गया है। देवोश्री चौधरी की ओर से भी इस्तीफा दे दिया गया है। नाम कई हैं, तो कुल मिलाकर दीपशिखा 11 लोगों की ओर से इस्तीफा दिया गया है और 11 में से थावरचंद गहलोत वो हैं जिनको राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है, यानी सरकार से जाते हुए अब वो राज्यपाल बना दिए गए हैं इस्तीफे के बाद। अब कुल मिलाकर 43 लोगों की लिस्ट सामने है। इंतजार करना होगा दीपशिखा कौन कौन शपथ लेता है। क्या अचानक भी कुछ सरप्राइज भी हो सकता है कि ये देखने वाली बात होगी, और इसमें कोई बहुत ज्यादा हैरान होने की बात नहीं है। अंतिम पलों में भी कोई ना कोई तब्दीली हो सकती है, उसके लिए भी हमें तैयार रहना होगा दीपशिखा। बिल्कुल ज्योति, और देखिए दर्शकों की जानकारी के लिए भी समझना चाहेंगे कि इस समय मोदी कैबिनेट विस्तार की जरूरत क्यों आन पड़ी। देखिए, मोदी कैबिनेट की विस्तार की बात करें या फेरबदल की, चूंकि 5 राज्यों में चुनाव है दीपशिखा, बहुत सही आपने सवाल पूछा, चूंकि टाइमिंग जो है, टाइमिंग को लेकर सवाल उठेंगे जब इस तरह का बदलाव होगा। पीएम नरेंद्र मोदी के पिछले टेन्योर की आप बात करें, बहुत ज्यादा बदलाव, बहुत ज्यादा फेरबदल करने के लिए नहीं जाने जाते हैं, लेकिन साल 2019 में जो सरकार बनी, जिनको जिम्मेदारी दी गई, वो हूबहू अभी तक चले आ रखे थे। अब बदलाव किया गया कि यानी जो मंत्री अब तक जैसा काम करते आए थे, वो भी एक क्राइटेरिया रखा गया कि उसी के आधार पर, उन्हीं के प्रदर्शन के आधार पर या तो प्रमोट किया जाए या फिर छुट्टी कर दी जाए कैबिनेट से। एक फैक्टर ये दीपशिखा, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और उन चुनाव से पहले जो रूठे हैं उनको भी बनाना है। सोशल इंजीनियरिंग जो है वाकई बहुत जरूरी है, खासतौर पर भारतीय डेमोक्रेसी की आप बात करते हैं, सोशल इंजीनियरिंग को भी साधना था। इसके अलावा जो रीजनल पार्टीज हैं उनका भी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना था, जो एनडीए के अलग अलग घटक हैं उनका भी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना था, तो उसके लिए भी टाइमिंग को लेकर जरूर ये बातें सामने आई। तो कुल मिलाकर अब फेरबदल किया गया है, विस्तार किया जा रहा है। चुनाव को लेकर आप मानिए कि बीजेपी या फिर कह लें कि एनडीए तैयार है, क्योंकि देश के सबसे बड़े राज्य यूपी समेत 5 राज्यों में आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं और इन चुनाव से पहले ये बदलाव, ये फेरबदल, ये विस्तार बेहद खास हो जाता है दीपशिखा। बिल्कुल, और देखिए अगर बात मोदी सरकार की जाए नेतृत्व को लेकर, ये पहले से ही मोदी सरकार की ओर से साफ बार बार कर दिया जाता है कि जो अच्छा काम करेगा उसे इनाम मिलेगा। तो जिन नामों को अब जगह मिल रही है कैबिनेट विस्तार में, जो तो कहना भी गलत नहीं होगा, अच्छे काम का इनाम कहीं ना कहीं मिलता नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए पीएम कई बार ये संकेत दे चुके थे दीपशिखा, दर्शक जानते हैं कि कड़े फैसले लिए जाएंगे। बहुत बार वो काम को लेकर भी, काम में तेजी लाने को लेकर भी, मंत्रालयों में अपनी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाने को लेकर भी, और तमाम जो परियोजनाएं, विकास कार्य किसी भी मंत्रालय से जुड़े हैं वो तेजी से करने को लेकर, पारदर्शिता से करने को लेकर पीएम इस बात पर जोर देते रखे हैं। ये चर्चाएं थी, सुगबुगाहट काफी दिनों से थी, इससे पहले कोरोना काल था और अब चूंकि चुनाव भी कई राज्यों में आ चुके हैं तो ये टाइमिंग चुनी गई है। हालांकि सवाल जरूर थे कि मानसून सत्र से पहले होगा या सत्र के बाद जो है बदलाव किया जाएगा, तो कुल मिलाकर सत्र से पहले आज ही बदलाव होने जा रहा है। और जिन लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया है उसमें अनुराग ठाकुर का नाम भी माना जा रहा है कि अनुराग ठाकुर अब तक जो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री की जिम्मेदारी निभा रखे थे, उनको इनाम मिलने वाला है उनके काम का। उनका जो रिपोर्ट कार्ड है वो बेहतर माना गया है। जो लोग अच्छा काम नहीं कर पाए दीपशिखा, उनकी छुट्टी या फिर आप कह सकते हैं कि छोटा मंत्रालय देना या फिर मंत्रालय कम कर देने जैसे फैसले भी लिए जाएंगे। और जो कुछ मंत्रियों की छुट्टी की गई है या फिर कह लें कि जिनका पत्ता कटाक है, जिनको कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाया गया है, उसमें आप एक ही बड़ा फैक्टर मान सकते हैं। हालांकि केवल काम को लेकर प्रदर्शन नहीं मानेंगे, इसमें सोशल इंजीनियरिंग भी है या फिर जो मंत्री जिसमें राज्य से आते हैं वहां क्या परिस्थितियां हैं राजनीतिक, उसके आधार पर भी फैसले लिए गए हैं दीपशिखा। देखिए क्योंकि विधानसभा चुनाव है और ये जो टाइमिंग है कैबिनेट विस्तार की, टाइमिंग काफी सटीक भी बैठती हुई ज्योति दिखाई दे रही है। किसान आंदोलन की भी इस बीच बात करना चाहेंगे। इन तमाम चीजों को लेकर कितना फेरबदल, क्योंकि अब नामों की लिस्ट सामने आ चुकी है, तो कितना फेरबदल दिखाई दे रहा है। देखिए, किसान आंदोलन को लेकर दीपशिखा सवाल जरूर उठता है, क्योंकि 7 महीने से ज्यादा वक्त गुजर चुका है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर किसान हैं। हालांकि 26 जनवरी से पहले सरकार का जो स्टैंड था दीपशिखा की हम बात करेंगे, बातचीत के लिए तैयार हैं। किसान आए, वापसी के अलावा जो भी बात कहेंगे हम उस पर सोचेंगे, विचार करेंगे, संशोधन भी करेंगे। लेकिन अब बहुत दिनों से सरकार का ये स्टैंड क्लियर है कि विपक्ष कहीं ना कहीं किसान आंदोलन की आड़ में राजनीति कर रहा है। और आपने किसान आंदोलन को लेकर सवाल पूछा है तो हरियाणा को लेकर भी बात होगी। हरियाणा में 3 जो कि मंत्री रखे, केंद्रीय राज्य मंत्री, जिनमें से रतनलाल कटारिया की ओर से आज इस्तीफा दे दिया गया है दीपशिखा। सवाल ये उठ रहा था कि क्या किसी जाट नेता को, और उसमें भी क्या की क्या बात कही, हम ब्रिजेंद्र सिंह को लेकर दरअसल सवाल उठ रहे थे
थे, क्या उन्हें मौका मिल सकता है, क्या उनको लेकर लॉबिंग की जा रही है, क्या उनकी संभावना है और क्या उनके जरिए, चूंकि जाट समुदाय से वो आते हैं और बहुत सारी बातें थी कि समुदाय नाराज है या फिर किसान अगर नाराज हैं तो उनको साधने का प्रयास होगा ब्रिजेंद्र सिंह को कैबिनेट में जगह देकर। हालांकि ऐसा नहीं हुआ कि फिर यूपी को लेकर बात हुई कि पश्चिमी यूपी में किसी जाट नेता को जगह दी जा सकती है, तो ये किसान आंदोलन से जोड़कर इन समीकरणों को देखा जा रहा था। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। हरियाणा में एक मंत्री आप मानकर चलिए कम कर दिया गया है। लास्ट मोमेंट पे क्या होता है, अंतिम पल क्या फैसला लिया जाता है, हालांकि उस पर भी निगाह की रखनी होगी दीपशिखा। बिल्कुल ज्योति, और इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मोदी सरकार इससे पहले भी कई तरह के सरप्राइज दे चुकी है। जी ज्योति। बिल्कुल दीपशिखा, सवाल दोहराएंगे आप? बिल्कुल, देखिए इससे पहले भी मोदी सरकार की ओर से ऐसे कई सरप्राइज दिए गए हैं, तो ऐसे में देखना यह भी होगा कि आखिरी मूवमेंट पर क्या कुछ रहता है, 6 बजे क्या कुछ रहता है। बिल्कुल, देखिए अब 11 मंत्रियों की लिस्ट हमारे पास है जो इस्तीफा दे चुके हैं। उनमें से एक नाम वो है जिनको राज्यपाल की नियुक्ति दी गई है। 43 नाम वो हैं जिनको मोदी कैबिनेट में जगह मिलने जा रही है। कुछ से इस्तीफा ले लिया गया है, कुछ का मंत्रालय ले लिया गया है और कुछ नए चेहरे हैं। कुल मिलाकर ये 2 बातें हैं। लेकिन बिल्कुल ठीक आपने कहा कि आखिरी पल क्या फैसला लिया जाता है, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी का अपना अधिकार है कि अपनी टीम में वो किसे रखते हैं और किसे नहीं रखते हैं, किसका कद बड़ा करते हैं या फिर किसका कद या किसकी जिम्मेदारियां और मंत्रालय कम कर दिए जाते हैं, ये अभी देखना होगा। तो 6 बजे का हमें इंतजार है। हालांकि इस बीच अलग अलग तस्वीरें भी दीपशिखा सामने आई हैं। जो संभावित चेहरे थे उनकी पीएम नरेंद्र मोदी से पीएम आवास पर मीटिंग की तस्वीरें भी सामने आई थी और उनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया भी नजर आए थे। काफी जो है सांसद उनमें मौजूद थे, काफी सांसद उनमें नजर आए थे। तो देखिए कुल मिलाकर अभी 6 बजे का इंतजार इसलिए भी करना होगा कि क्या कोई नया नाम सामने आता है, क्या कोई नया चेहरा सामने आता है, वो उसी वक्त स्पष्ट हो पाएगा जबकि राष्ट्रपति भवन में पहुंचेंगे और सांसद मंत्री पद की शपथ लेंगे, या जो पहले से मंत्री हैं उनका अगर प्रमोशन किया जाता है उसको लेकर पिक्चर पूरी तरह से औपचारिक तौर पर स्पष्ट हो सकेगी। बिल्कुल ज्योति, और साथ ही देखिए ये भी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि अगर बात चर्चाओं की करें तो चर्चाएं काफी चली थी। हरियाणा से सुनीता दुग्गल का नाम भी कैबिनेट विस्तार को लेकर सामने आ रहा था, लेकिन आखिर में ये नाम कहीं नजर नहीं आ रहा है। ठीक कहा दीपशिखा आपने। आज सुबह से ये सुगबुगाहट थी और सुगबुगाहट के साथ साथ ये हलचल तेज हो गई थी कि क्या सुनीता दुग्गल को फोन आया है, क्या वो दिल्ली पहुंच गई है, क्या वो पीएम आवास पहुंची है। लेकिन खबरें अभी तक पर बार बार वो इनकार करती रही। खबरें अभी तक ने सिरसा सांसद सुनीता दुग्गल से फोन पर बातचीत की। दुग्गल की ओर से स्पष्ट ये कहा गया कि नहीं, मुझे ना कोई फोन आया है और ना ही मैं पीएम आवास पर गई हूं और ना मुझे इस तरह की कोई सूचना या जानकारी मिली है। लेकिन अब उस वक्त ये तस्वीर साफ हो पाई है जबकि 11 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं और 43 लोगों की, या कह लें कि जिनमें सांसद शामिल हैं, उनकी लिस्ट आई है जो कि नए चेहरों के तौर पर मोदी टीम में शामिल होने जा रहे हैं। इनमें सुनीता दुग्गल का नाम नजर नहीं आ रहा। दूसरी लिस्ट की हम बात करें तो सुनीता दुग्गल का नाम कहीं नहीं है और उनको लेकर बातें इसलिए भी ज्यादा थी क्योंकि अगर 3 ही केंद्रीय राज्य मंत्री रखे जाते दीपशिखा तो उसमें रतनलाल कटारिया का इस्तीफा, उनकी जगह सुनीता दुग्गल इसलिए भी फिट बैठती थी क्योंकि दलित वो हैं। चूंकि अब तक देखिए 2 ओबीसी से थे हरियाणा के कोटे से, एक दलित समुदाय से, और दलित समुदाय से अगर रतनलाल कटारिया को कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है या फिर छुट्टी की जाती है तो माना ये जा रहा था कि सुनीता दुग्गल को जगह मिल सकती है। इसमें एक और जो समीकरण है वो फिट ये बैठता कि वो महिला भी है और हरियाणा की धरती से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया गया था और इससे एक मजबूत, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ये जाता कि बेटियों को लेकर जो है केंद्र सरकार या पीएम नरेंद्र मोदी सोच रखे हैं और हरियाणा से एक महिला को मौका दिया गया है। लेकिन अब तक ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। अब तक नाम नहीं आया है सुनीता दुग्गल का। सुनीता दुग्गल खुद ही मना करती रही है। तो अब तक ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि क्लियर है कि सुनीता दुग्गल को मौका नहीं मिलने जा रहा है दीपशिखा। बिल्कुल ज्योति, और देखिए पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद और अकाली दल के एनडीए से निकलने के बाद कुछ मंत्री पद ऐसे खाली भी थे, तो ऐसे में कुछ मंत्रियों पर 2-2 मंत्रालयों का कार्यभार भी था। उनका बोझ कम करने के लिए भी कैबिनेट विस्तार की जरूरत महसूस हो रही थी। बिल्कुल ठीक कहा दीपशिखा आपने, क्योंकि रामविलास पासवान के बाद भी वहां उनकी पार्टी को लेकर भी, क्योंकि पशुपति पारस में जो कुछ हुआ या चिराग पासवान उनके चाचा में जो हुआ, पार्टी जिस तरह से दो फाड़ हुई, उसके बाद भी ये चीजें जो थी स्टैब्लिश करनी थी
कि किसे मौका दिया जाता है। अब नाम जो है वो आ गया है, पशुपति कुमार पारस का नाम आ गया है। और आपने शिरोमणि अकाली दल का भी जिक्र किया, हरसिमरत कौर की ओर से पिछले दिनों किसानों के मुद्दे को लेकर इस्तीफा दिया गया था। ऐसे में साफ था कि कुछ लोगों की जिम्मेदारी बढ़ सकती है, कुछ नए चेहरे सामने आ सकते हैं और कुल मिलाकर 53 जो है 51 अधिकतम हो सकते हैं, 80 से ज्यादा हो सकते हैं और 81 दरअसल हो सकते हैं और 53 पहले से मौजूद थे। ऐसे में चर्चा ये थी कि 28 तक जो है वो संख्या बढ़ सकती है, लेकिन अब ये गणित हम ऐसे समझेंगे 11 का इस्तीफा और 43 नए नाम, तो अब कुल मिलाकर 80 से ज्यादा ये संख्या हो जाएगी, यानी अधिकतम जो हो सकते हैं उस आंकड़े को छूती नजर आ रही है मोदी कैबिनेट, मोदी की नई टीम। दीपशिखा। बिल्कुल ज्योति, बने रहिए आप हमारे साथ। और हिमाचल के ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, देखिए कैबिनेट विस्तार को लेकर जो तस्वीर धुंधली थी वो साफ होती नजर आ रही है, अब नामों की लिस्ट सामने आ चुकी है। हेलो जी अरुण। हेलो अरुण, आप आवाज सुन पा रहे हैं? जी दीपशिखा, देखिए ये बिल्कुल तय माना जा रहा था और हम लगातार जी दीपशिखा ये बिल्कुल तय माना जा रहा था। देखिए वक्त बिल्कुल अब 1 घंटे का रह गया, तस्वीर भी जो धुंधली थी वो भी साफ होती नजर आ रही है। और ऐसे में माना ये जा रहा था, हिमाचल प्रदेश की लगातार एक बात थी, एक ही चेहरा था जिसके ऊपर कयास लगाए जा रहे थे। अनुराग ठाकुर युवा हैं और आने वाली एक बड़ी राजनीति जो है अनुराग ठाकुर के जरिए हिमाचल प्रदेश की केंद्र की राजनीति में जरूर दिखाई देती रहेगी। लगातार हम इसके ऊपर बात कर रहे थे और हुआ भी ऐसे ही है। अनुराग ठाकुर के रूप में एक बड़ी खुशखबरी जो है हिमाचल को मिलने जा रही है और उस खुशखबरी के साथ ये माना जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में तस्वीर देखिए दीपशिखा, मैं आपको बता दूं 4 यहाँ पर सांसद है, 3 राज्यसभा की सीट हैं। 3 राज्यसभा में से 2 में आप देखिए बड़े कद के चेहरे जो हैं केंद्र की राजनीति में आपको दिखाई दे रहे हैं। जगत प्रकाश नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इंदु गोस्वामी, उन्हें राष्ट्रीय महिला मोर्चा का जो है महासचिव बनाया गया है। तो राज्यसभा की 3 में से 2 चेहरे आपको दिखाई देते हैं। 4 लोकसभा की सीट है। 4 लोकसभा में देखिए एक आनंद शर्मा है, वो कांग्रेस से हैं, उनकी बात यहाँ पर बनने नहीं वाली थी। लेकिन उसके अलावा अगर 3 चेहरों की बात करेंगे, मंडी संसदीय सीट खाली है, बचे सिर्फ 2। अनुराग ठाकुर पहले ही केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री थे और अगर हम कांगड़ा की बात करें तो वहां से किशन कपूर है। लेकिन उम्र दराज के नेताओं को जिस तरीके से ये जो सोशल इंजीनियरिंग का और खास तौर पर चुनावी चक्रम की राजनीति के साथ हम कह रहे हैं कि ये जो मोदी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है उसमें ये बात जरूरी थी। और युवा चेहरे के रूप में अनुराग ठाकुर एक चमकता चेहरा जो है हिमाचल की राजनीति से केंद्र की राजनीति में जरूर दिखाई देगा। डबल इंजन की सरकार इसको कहते थे, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चूंकि हिमाचल प्रदेश से है इसलिए इसको ट्रिपल इंजन की सरकार भी कहा जाता है। लाभ अब मोदी मंत्रिमंडल की उसमें एक एस्केलेशन के साथ अनुराग ठाकुर को हिमाचल का जरूर मिलता नजर आएगा, क्योंकि 2022 के चुनाव हिमाचल प्रदेश में भी अंत में दिसंबर के महीने में यहाँ पर होने हैं। तो ऐसे में उनके चेहरे की जरूर एक बात के साथ ये देखा जा सकता है, एक बड़ा लाभ हिमाचल की राजनीति में भाजपा को मिलेगा। जी दीपशिखा। देखिए अरुण, इसमें कोई दो राय फिलहाल नजर नहीं आ रही है, चाहे विधानसभा चुनाव को लेकर बात हो, किसान आंदोलन को लेकर बात हो। मोदी इस बार एक तीर से कई निशाने करना चाह रहे हैं और मोदी कैबिनेट विस्तार उसका एक सबसे बड़ा यहाँ पर उदाहरण नजर आ रहा है। देखिए दीपशिखा, अगर आपको हिमाचल की तस्वीर को समझना होगा, देश की राजनीति की तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि देश की राजनीति की अगर इस मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार को देखना है तो ये चुनावी चक्रम के साथ गठबंधन संस्कृति को आगे बढ़ाने वाली राजनीति जरूर दिखाई देती है। लेकिन अगर हिमाचल प्रदेश की राजनीति है, हिमाचल प्रदेश की राजनीति में फायर ब्रांड नेता कहा जाता है अनुराग ठाकुर को, बड़े तेज तर्रार नेता है और युवा शक्ति के साथ, क्योंकि वो भाजपा युवा मोर्चा के भी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और एक बड़ी टीम जो है उनके उस दौर के दौरान पूरे देश के भीतर खड़ी रही। उत्तराखंड अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो वो युवा चेहरा भाजपा का, उनको मुख्यमंत्री की शक्ल के रूप में वहां पर देखा गया है। तो यानी युवा चेहरों की जो नई टीम मोदी सरकार के मोदी मंत्रिमंडल में और भाजपा के मंत्रिमंडल के भीतर अपनी पार्टी के साथ जुड़ी हुई दिखाई देगी, उसकी एक नई शक्ल और तस्वीर अनुराग ठाकुर जरूर है। और ये जरूर कह सकते हैं हम, हिमाचल की राजनीति में अभी बड़ा वक्त है, उनकी उम्र के हिसाब से बड़ा वक्त है, एक बड़े चेहरे के रूप में स्थापित होंगे अनुराग ठाकुर। उनके इस केंद्रीय मंत्रिमंडल में एस्केलेशन अगर उनको वो मिलता है तो उसके बाद वो एक ऐसे नेता स्थापित हो जाएंगे जो कभी हिमाचल लौटे
तो मुख्यमंत्री का चेहरा जरूर हो सकते हैं। और ऐसी स्थिति में ये जरूर कहा जा सकता है कि जो बड़ी उम्मीदें हिमाचल प्रदेश के साथ लगाई जा रही थी, उसमें कहीं ना कहीं अनुराग ठाकुर, मोदी और अमित शाह की जोड़ी की जो उनके ऊपर भरोसा करने की राजनीति रही है, उसमें उन्होंने वो भरोसा जीता है और उसी का जो है अब इनाम उनको मिलता नजर आ रहा है। जी दीपशिखा। और जिस तरीके से अभी चुनाव भी होने वाले हैं और अब नए नामों को जगह भी मिली है, वाकई ये इसकी ओर इशारा भी कर रहा है कि पीएम मोदी काफी हद तक इस बारे में सोच रहे हैं, विधानसभा चुनावों को लेकर एक संदेश भी पहुंचाना चाह रहे हैं। अरुण, आप बने रहिए हमारे साथ, मेरी सहयोगी ज्योति भी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ी है। ज्योति, देखिए, एक मैसेजिंग स्टाइल इसे कहना गलत नहीं होगा। पहले कार्यकाल पर भी अगर नजर डाली जाए, कैबिनेट विस्तार अमूमन उस समय हुआ जब विधानसभा चुनाव होने थे। एक मैसेजिंग स्टाइल यहाँ पर देखा जा रहा है, संदेश देने की कोशिश की जा रही है, फिर चाहे राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर बात हो या फिर कैबिनेट विस्तार को लेकर। बिल्कुल ठीक कहा दीपशिखा आपने, और ये सही मौका है। और कोई भी राजनीतिक कदम कोई भी सरकार उठाती है, कोई भी दल उसमें सत्ता में हो, तमाम फैसले जो के चुनाव के लिहाज से लिए जाते हैं, इसमें कोई दुराई नहीं है। ये अब 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में, सबसे बड़ी प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं। तो ये टाइमिंग चुनी गई है, पहला मौका है इस टेन्योर का, इस कार्यकाल का, जबकि मोदी की टीम में तब्दीली आपको नजर आएगी। कुल मिलाकर 43 नए पुराने चेहरों की लिस्ट आ चुकी है जो कि आज शपथ लेने वाले हैं। और देखिए, सवाल ये भी उठ रहा था, अरुण उनियाल भी जानकारी दे रखे हैं, वो भी समझा रखे हैं कि क्या कुछ मायने हैं इस फेरबदल और विस्तार के। अनुराग ठाकुर को प्रमोट किया जाएगा, ये लगभग स्पष्ट है। और पुरुषोत्तम रूपाला को लेकर नाम चल रहा था कि उनका भी उनके प्रदर्शन के आधार पर उनका प्रमोशन हो सकता है, उनका नाम भी लिस्ट में है। जी किशन रेड्डी की आप बात करते हैं तो उनकी भी कैबिनेट में जिम्मेदारी बड़ी हो सकती है और पुरुषोत्तम रूपाला को भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, ये भी लगभग साफ हो गया है। अपना दल से अनुप्रिया पटेल को लेकर ये चर्चाएं थी, पिछले दिनों आप जानते हैं कि काफी नाराज भी वो नजर आई थी, तो अब उनको जगह मिलने जा रही है। और इसके अलावा आप जब बिहार की राजनीति की बात करते हैं, जेडीयू की बात करते हैं, तो उसे भी काफी प्रतिनिधित्व इस बार मिलने जा रहा है, ये भी साफ है। तो जो घटक हैं एनडीए के, उन्हें साथ लेकर चला जाएगा और जो गठबंधन के आधार पर जो है ये विस्तार देखा जा सकता है। जातीय समीकरण साधे जाएंगे, इलेक्शन का जो समीकरण है वो साधा जाएगा, नए युवा जो चेहरे हैं उनको मौका दिया जाएगा। युवा चेहरों में आप मीनाक्षी लेखी का भी जिक्र कर सकते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया की आप बात करते हैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर देखिए ये तो साफ हो गया कि चूंकि पीएम के साथ जो पीएम आवास में मीटिंग हुई दीपशिखा, वहां भी वो पहुंचे, फोन भी जाकिर के उनको आया है, लेकिन अब उन्हें क्या जिम्मेदारी दी जाएगी? क्योंकि दो सबसे बड़े मंत्रालय आप मान सकते हैं कि अभी जो इस्तीफे दिए गए हैं, शिक्षा मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय है, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को किसी बड़े मंत्रालय के लिए चुना जा सकता है? पीएम उनको पसंद कर सकते हैं, इस पर भी निगाह की टिकी रहेंगी। मीनाक्षी लेखी को क्या कुछ जिम्मेदारी मिलती है, उस पर भी निगाह की रहेंगी। और तमाम जो अलग अलग घटक हैं एनडीए के, उनसे जो नेता आएंगे उनको क्या कुछ जिम्मेदारी और कौन सा मंत्रालय मिलता है, इस पर निगाह की टिकी रहेंगी। तस्वीर हम मानकर चलें कि 6 बजे साफ हो जाएगी, जबकि शपथ ग्रहण समारोह होगा दीपशिखा। बिल्कुल जीती, और देखिए अब 6 बजे का इंतजार है। 6 बजे पूरे तरीके से जो तस्वीर है वो दर्शकों के सामने होगी, देश के सामने होगी। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति इस तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अब 6 बजे का इंतजार है, 6 बजे जब पूरे तरीके से तस्वीर साफ हो जाएगी